नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज वाले डायरेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, पी कैप डायरेक्शन, ठीक है। फिर यूज कहाँ होता है, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। ही हमने आपको बता दिया था कि भाई पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जहाँ पे सेंटर ऑफ नेगेटिव एंड सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि H2O मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, अच्छा पोलर मॉलिक्यूल एक्ट्स लाइक ए परमानेंट डाइपोल, है ना। तो जब इनमें बाहर से इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड्स आएंगे तो इनके अंदर कुछ कुछ होएगा, है ना। और वो कुछ कुछ क्या होगा, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने माइक्रोवेव देखा है? यस सर। है ना। यस। माइक्रोवेव में क्या होता है, जब हम कोई चीज रखते हैं खाने की, स्विच दबाते हैं तो उसको क्या कर देता है बेटा, वो गर्म कर देता है ना। तो माइक्रोवेव जिन बच्चों ने नहीं देखा तो ऐसा समझो जैसे फ्रिज होता है ना, फ्रिज ठंडा करता है चीजों को रख के, माइक्रोवेव क्या करता है, गर्म करता है। अब उसमें क्या कंसेप्ट यूज होता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, जो गीला गीला सा ऑब्जेक्ट होगा उसी को गर्म कर पाएगा। कभी भी सूखी चीजों को उसमें रख के देखना, कुछ नहीं कर पाएगा वो। क्यों? बिकॉज वो पोलर मॉलिक्यूल्स के कंसेप्ट पे काम करता है ना। तो क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स आर पोलर इन नेचर, तो जैसे उसमें फील्ड के डायरेक्शन चेंज होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, उससे फ्रिक्शन जनरेट होता है और उसकी वजह से हीटिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या काम आया आया ना इलेक्ट्रिक डायपोल का कंसेप्ट काम, किस Yes, चीज में, sir. खाना गर्म करने में। और एग्जाम्पल और गहराई से दूं तो देखो, कभी तुमने बर्गर खाया है या पेस्ट्री, वो सैंडविच खाया है माइक्रोवेव में गर्म Yes, करवा के, sir. Yes, sir. है ना। वो क्या बोलते हैं, पेटीज खाई है जिसमें आलू आलू पेटीज होती है, वो खाई Yes, होगी, sir. है ना। Yes, yes, तो sir. तुमने एक्सपीरियंस किया होगा कि उसमें आलू ज्यादा गर्म हो जाता है अंदर Yes. से। या बर्गर खा रहे हो तो बर्गर की अंदर टिक्की ज्यादा गर्म हो जाती है बर्गर की, है ना। और बर्गर का ब्रेड इतना गर्म नहीं हो पाता। ऐसा क्यों हुआ बेटा, क्योंकि वाटर कंटेंट इन द टिक्की इज मोर देन द ब्रेड वाला पार्ट, है ना। और आलू पेटीज में क्या होता है, आलू वाला वो होता है, उसमें पानी की मात्रा ज्यादा रहती है और बाहर जो अपना छिलका लिपटा हुआ है उसमें कम रहता है पानी, इसलिए जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा वो चीज जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा गर्म हो जाएगी, किसमें, माइक्रोवेव में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने सीखा कि H2O मॉलिक्यूल क्या है बेटा, पोलर मॉलिक्यूल है और ये एक परमानेंट डायपोल की तरह काम करता है। और जब बाहर से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को चेंज किया जाता है तो ये अपना डायरेक्शन बदलता है ना, इसका पॉइंटिंग डायरेक्शन ऐसे से होगा। और ड्यू टू दैट चेंजिंग डायरेक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा और वही फ्रिक्शन क्या करेगी, हीट कर देगी ऑब्जेक्ट्स को। देखो कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है, नहीं। Yes, सीखा sir. क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल, और खाया क्या, पकोड़ा, है। खाया क्या, आलू पेटीज खा ली हमने, बर्गर खा लिए, सब चीजें खा ली है। और कंसेप्ट कहाँ से उठा, इलेक्ट्रिक डायपोल से। देखो कितनी बढ़िया चीज है फिजिक्स, नहीं। अच्छा, फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें क्या होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चीजें, चार्ज जो है वो कोइंसाइड करते हैं। तो ये डायपोल की तरह काम नहीं करते, इन पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा बाहर से लगने वाले इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है बेटा। चलो, ये क्वेश्चन हमने किया था। फिर हमने डायपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकाला। फिर ये 2 पॉइंट चार्जेस थे, उनकी वजह से हमने वेक्टर सम ये करके इसका निकाल लिया था आंसर, है ना। और फिर हमने सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो Electric इलेक्ट्रिक dipole. डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न क्या रहेगा वो हमने देखा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया जिसमें हमने बात करी कि फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सियल लाइन, है ना। एक्सियल लाइन कौन सी होती है, ऐसी लाइन जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से पास करे, तो वही एक्सियल लाइन है। और उस एक्सियल लाइन पे कोई चार्ज P सिचुएटेड होगा तो उस पॉइंट P पे, सॉरी, एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट P सिचुएटेड होगा तो उस पॉइंट P पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। तो फील्ड निकाल के हमने फॉर्मूला क्या मिला, 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला, है ना। और अगर इसमें r की वैल्यू इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द डायपोल, है ना, तो क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे लेंथ ऑफ द डायपोल को। तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा 2kp अपॉन r क्यूब, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक रिक्वेस्ट करूं, मानोगे तो बोलो। Yes, yes, sir. देखो यस तो आपने बोल दिया है। देखो एक चीज मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि दूसरे बैचेस जितने भी हैं उनमें सब बच्चे कैमरा ऑन करके बैठने लग गए हैं ना, तो उनको शायद अच्छा समझ आने लग गया है या वो सर की रिस्पेक्ट थोड़ा ज्यादा करते हैं। तो आप लोग भी क्या करेंगे, जो भी बच्चे कैमरा ऑन करके बैठेंगे ना वो अच्छे बच्चे माने जाएंगे, ठीक है। वो बढ़िया ऐसे वो बिल्कुल एकदम ऐसे नहीं होता चिपका के बाल पीछे करके, एकदम शरीफ लौंडे शरीफ बच्चे एकदम, है ना, वो माने जाएंगे, ठीक है। तो कैमरा ऑन कर लो। देखो तमनप्रीत ने कर लिया, वेरी गुड बेटा, कर लो बेटा, है ना। अब हम लोगों को सीरियसली पढ़ना है,
अब जो टाइम आ गया ना, छुट्टियां भी हैं, उसके बाद भी तो क्या क्या फर्क पड़ेगा, सब लोग कैमरा ऑन करके बैठो और कैमरा ऑन करके हम पढ़ेंगे तो एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे ना। करो भाई करो, कंघी उंगी करके कल आ जाना, आज तो खुले बालों में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मेरे बालों से बुरे बाल हैं क्या किसी के? मेरे को समझ नहीं आता इनको नीचे रखूं कि ऊपर रखूं, बताओ। हाँ, इससे भयानक बाल हो किसी के तो टकरा लो, आ जाओ आ जाओ। बदसूरती के कंपटीशन में आए ना तो मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, और कभी मैं बाइक लेके चला जाऊं तो हेलमेट इतना टाइट है और तो पहन के निकल जाओ, फिर ऐसे निकलता है तो मैं अपना चेहरा देख के घबरा जाता हूँ, ओह ये क्या है? तो कर लो बच्चों, हंसो मत यार, ऑन करो कैमरा, ठीक है। देखो अपूर्वा ने ऑन कर लिया था, मनप्रीत ने कर लिया, अब धीरे धीरे चुपचाप आ जाओ, धीरे धीरे कैमरा पे आएंगे, कैमरा पे पढ़ेंगे, ठीक है। और कोई ये शिकायत नहीं करेगा कि सर मेरा डेटा खत्म हो जाता है। डेटा के लिए सब पे कर सकते हैं यार, 10 20 25 रुपए का फर्क पड़ता है। 2 GB वाला इस महीने लिया, अगले महीने 3 GB वाला ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 रुपए का फर्क आएगा, ठीक है। और अगर किसी के पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो उनकी मेरे से बात करा देना, मैं बोल दूंगा 500 वाला रिचार्ज हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, महीने का। कोई डेटा वेटा कोई टेंशन नहीं, मजे ही मजे, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा। अब सुनो, तो हमने फॉर्मूला यूज किया 2 kpr अपॉन आर स्क्र माइनस ए स्क्र का होल स्क्र, ठीक है। देखो अब कितनी अच्छी लग रही है क्लास, है ना, हर्षदा मोनिका सब लोग आ गए, तो दिखता है कि बच्चे हाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो वो चीजें अच्छी लगती है ना। मेरा मन करेगा पढ़ाने का। ये तो मैं मनहूस से कंप्यूटर को, इसको खरीदे हुए 8 10 महीने हो गए, इसकी कब तक मैं आरती उतारूंगा भाई अकेले कंप्यूटर की, सोचो तुम। हाँ, अब सुनो तो ये फॉर्मूला हमने निकाला बेटा, इसके बेसिस पे फिर हमने क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन हो गया था ना हमारा, Yes, sir. हो गया था, ठीक है। अब देखो हम लोग कर क्या रहे थे, वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल। हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इकट्ठे रखे हुए थे एट सम डिस्टेंस, इसकी वजह से किसी रैंडम पॉइंट पे वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हमने एक ऐसे पॉइंट पे तो निकाल लिया पी पे जो कि हमारा एक्सिस पे सिचुएटेड है ना। अब दूसरा क्या बच गया बेटा, हमारा बच गया क्या, इक्विटोरियल पॉइंट, है ना। तो इक्विटोरियल पॉइंट के ऊपर हम निकाल लेंगे। अब देखो इक्विटोरियल पॉइंट कैसा होगा, इट विल बी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये पॉइंट पी सिचुएटेड होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया था, याद करो, व्हेन वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, याद आया? पॉइंट चार्जेस की वजह से जब हम कर रहे थे तो मल्टीपल पॉइंट चार्जेस वाला जब आपको बताया था कि इट इज नथिंग बट वेक्टर सम, तो मैंने बताया था ना कि 2 पॉइंट चार्ज आ गए तो उसके किसी 12 सेंटीमीटर ऊपर लिया था, जब ये लेंथ आई थी 5 सेंटीमीटर, ये 5 आया था डिवाइड करके, वो 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे, जिसकी ये लेंथ जो एज लेंथ आई थी 13 सेंटीमीटर आ गई थी, है ना। तो सुनो, तो ये सेम वैसा ही फिगर है बेटा, है ना, सेम वही पॉजिटिव चार्ज, वैसा सही नेगेटिव चार्ज, वही डायरेक्शन, साइन कंपोनेंट वर्टिकल डाउनवर्ड कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा, कोस कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव आई कैप डायरेक्शन में कोस कंपोनेंट्स बच जाएंगे बेटा, यस। तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, और कोस थीटा हमने क्या निकाला था, कोस थीटा इज नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस हमारा 2a/2 है भाई, 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ए और बी के बीच की दूरी 2a, हाफ डिस्टेंस कितना होगा सेंटर ऑफ डायपोल तक, a हो जाएगा। तो बेस ऑफ द ट्राइंगल इज a एंड हाइपोटेन्यूज इज √r² प्लस a², तो कोस थीटा क्या आएगा बेटा, a अपॉन √r² प्लस a²। ये वैल्यू हमने निकाली, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाला नेगेटिव चार्ज की वजह से, फिर पॉजिटिव की वजह से निकाल लिया। अब हमने इन दोनों को ऐड किया, हमें पता चला जी साइन कंपोनेंट तो दोनों के अपोजिट डायरेक्शन के एक्टिंग है, तो ये मिल मिला के 0 हो जाएंगे, केवल बचेंगे कोस कंपोनेंट, सेम उसी तरीके से ऐड किया, और इसमें कुछ कुछ करके कॉमन वगैरह लेके जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -kp अपॉन r² प्लस a² टू द पावर 3/2। इस फॉर्मूला को लिख लो बेटा, है ना, -kp अपॉन r² प्लस a² टू द पावर 3/2। तो ये कहां पे आएगा, दिस इज ऑन इक्विटोरियल पॉइंट, है ना। तो इक्विटोरियल पॉइंट अगर दिया होगा तो हम लोग E इज इक्वल टू -kp अपॉन r² प्लस a² टू द पावर 3/2, ये फॉर्मूला लिखो और साथ में लिखो इट इज फॉर इक्विटोरियल पॉइंट। यहाँ पे आपको माइनस साइन और E के बीच में डिफरेंस नजर आ रहा है, तो माइनस साइन क्यों आया बेटा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, और इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो दोनों की डायरेक्शन को मिलाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा, है ना। तो -kp अपॉन r² प्लस a² टू द पावर 3/2, ये फॉर्मूला लिख लो। अब देखो सेम अजम्पशन,
अगर मान लो r इज फार ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द डायपोल, a क्या होता है, हाफ लेंथ ऑफ द डायपोल, पूरी लेंथ की बात करें तो 2a होगा, और a क्या होगा, हाफ लेंथ, सेंटर ऑफ द डायपोल से किसी भी एक चार्ज की दूरी क्या कहलाती है, a। अगर a की वैल्यू r से बहुत छोटी हो, दैट मीन्स ऐसा हो बेटा, देखो अगर चित्र बना के मैं दिखाऊं तो एक चार्ज ये हो गया, थोड़ी सी दूरी पे दूसरा चार्ज हो गया, है ना, दोनों चार्जेस हैं, मैं इक्वल एंड अपोजिट बोल देते हैं, ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, मान लो 1 सेंटीमीटर। अब जो पॉइंट रखा हुआ है मेरा, वो पॉइंट जो है मान लो एक्सियल लाइन पे और बहुत दूर जाके रखा हुआ है, मैंने बोला कि दिस इज माय पॉइंट पी, और ये सेंटर ऑफ द डायपोल से इसकी दूरी है 200 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताओ कि यार 200 के कंपैरिजन में a की वैल्यू, यहाँ ये 2a आ गया आपका 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो a आया 0.5 सेंटीमीटर। अब 0.5 सेंटीमीटर और कहाँ 200 सेंटीमीटर, तो 0.5 कैन बी नेग्लेक्टेड, है ना। मान लो मैं, Yes, sir. मान लो मुझे आपको 200 रुपए 50 पैसे देने हो, ठीक है, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, अरे 200 पकड़ो, हिसाब बराबर, मान जाओगे ना तुम लोग कि सर छोड़ो, 50 पैसे छोड़ दिए, है ना, तो इट कैन बी Yes. नेग्लेक्टेड। और अगर मान लो आपको मुझे मुझे आपको 200 रुपए देने हो और मैं आपको 100 पकड़ा दूं और बोलूं कि चलो मान जाओ, हिसाब बराबर, तो सोचोगे ना कि सर 200 तो पूरे ही देने थे, उसमें 100 आपने खा लिए, आप तो बड़े करप्ट आदमी हो, है ना। तो ये वैसा सा हिसाब है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, जो चीज नेग्लिजिबल होगी उसी को नेग्लेक्ट करेंगे। तो 0.5 का जो वैल्यू है बेटा, दैट इज फार लेस देन इन कंपैरिजन टू 200, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि हमारा जो आर वैल्यू था दैट इज 200 एंड और ए का 0.5, तो इस केस में हमारा जो ए है दैट इज लेस देन आर। तो फिर क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में हम a को 0 रख देंगे, तो a को 0 रखते ही हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस के पी अपॉन आर क्यूब, माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। तो इस फॉर्मूला के अंदर माइनस के पी अपॉन आर क्यूब जो हमारा सिंप्लीफाई होकर फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, फॉर्मूला लिख लिया सबने, Yes, sir. Yes. Yes, sir. कितने बुद्धू राम हो यार तुम, कितना समझाएं, कितना पढ़ाएं, कितना करवाएं, और फिर तुम करते हो आए। मीम देखा है तुमने आए वाला? देखा है मीम? है? Yes, sir. तो देखो, Yes, कुछ बच्चे सच में ही ऐसे हैं, उनको 20 बार पढ़ा दो फिर उनको सवाल पूछो तो वो ऐसे ही निकलता अंदर से आए, तो मैं कहा भाई कोई बात नहीं, ठीक है पढ़ो। तो अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। दिस इज बेस्ड अपॉन द पॉइंट विच इज एट इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना, इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, उस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, करो। पॉइंट इज सिचुएटेड ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ द डायपोल, ठीक है, करो। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से लड़ते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बहरे होना किसी का किसी से,
भावना मन में बदले की होना। हो गया पूर्वा? यस सर, कर पता। शाबाश बेटा शाबाश। अरे कर लिया ना आपने, अपनी तरफ से ट्राई कर लिया, ठीक है। सब लोग करो भाई, बहुत आसान सवाल है। फिर एक सवाल मैं पूछूंगा पारिवारिक टाइप का, फिर बताना तुम लोग, है ना। अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स मुझे कुछ मेरे मन में अभी एक सवाल उत्पन्न हुआ है। देखो, चित्र ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। टू चार्जेस 20 माइक्रो कूलाम एंड -20 जो कर रहे हो करते रहो, है ना, मेरी तरफ मत देखो। अगर तुम्हें भरोसा है कर रहे हो, फॉर्मूला लगा रहे हो तो लगाते रहो, है ना, और जैसे आंसर आ जाए हैंड रेज करना। ये बुद्धू रामों के लिए है जो नहीं समझ पाए सवाल को। टू चार्जेस +2 माइक्रो 20 और -20, ये दोनों 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो एक हो गया बेटा 20 और दूसरा हो गया -20, ठीक। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी? 1 सेंटीमीटर। और कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एट द पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है, एक पॉइंट रखा हुआ है, और कितनी दूरी पे है इक्वेटोरियल लाइन पे बेटा? 50 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट पी है, और इसकी ऊंचाई है आपकी यहाँ पे जो दी हुई है वो है 50 सेंटीमीटर, राइट। अब मैं अगर वैल्यूज पूछूं आपसे, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं यार। फॉर्मूला क्या था? E इज इक्वल टू माइनस के पी अपॉन R² - A² टू द पावर 3/2, ठीक है, यही था भाई। Yes, sir. ठीक है। अब मैं आपसे वैल्यूज पूछता हूँ। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? व्हाट इज ए? 1 सेंटीमीटर। ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 centimeter. यही तो बताया था शुरुआत में कि तुम भूलोगे लेकिन भूलना नहीं है। सेपरेशन इज कॉल्ड एज 2a, और a की वैल्यू 1/2 दैट इज 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। इसको लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? 5 × 10⁻³ मीटर्स, ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। Yes. और r की वैल्यू पूछी जाए तो सर r की वैल्यू क्या है? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। ओके, इसको भी लिख लो 50 × 10⁻² मीटर्स, ठीक है। के की वैल्यू क्या है? के तो सबके लिए एक ही होता है, जब तक कि मटेरियल नहीं बदलेगा तो 9 × 10⁹ ही रखेंगे इसको, है ना। मीडियम बिटवीन द चार्जेस नहीं बदलेगा तब तक यही फिक्स रहेगा। ओके, पी की वैल्यू क्या होती है बेटा? पी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो क्या होगा? 20 माइक्रो कूलाम था, एक कूलाम में कन्वर्ट हो गया, इंटू 1 × 10⁻², ठीक है, यस सर। 2a, है ना। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा? 2 × 10⁻⁷, और यूनिट क्या आएगा? कूलम्ब मीटर, Coulomb. ठीक है। 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब मीटर आ गया। ओके जी, अब क्या बचा? अब तो कुछ नहीं बचा। ई की वैल्यू निकालनी, फार्मूले में डालो और निकालो। अब केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो साइन वाइन हटा देंगे, कोई टेंशन नहीं है, सीधी वैल्यू डालेंगे इसमें। 9 × 10⁹ इंटू पी का वैल्यू बेटा 2 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय आर इज 50 × 10⁻², इसका स्क्वायर। So formula में r² + a² है या -a²? अच्छा सुनो एक बात बताओ, हाँ रुको, इसमें एक अजम्पशन कर सकते हैं ना। आर की वैल्यू कितनी है? 50, और ए की वैल्यू 0.5, 1% है। 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ आर है, क्या नेग्लेक्ट कर दूं? Yes, sir. अगर मुझे 100 रुपए देने हो तुम्हें, तुम 99 में मान जाओगे ना कि सर ठीक है 99 दे दिया, कोई बात नहीं, ठीक। तो ये वैसा सही है, तो क्या नेग्लेक्ट कर दें? दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर लें, अप्रोक्सीमेट वाला। यस सर। क्यों इतनी भड़क पैदा करनी है? -kp/r³ डायरेक्टली, ठीक है। तो फॉर्मूला सीधा वही यूज करते हैं, उड़ा देते हैं इसको नीचे वाले को सारे को, और कोई वैल्यू रखते हैं r की वैल्यू और उसका क्यूब, 50 × 10⁻⁻² और इसका क्यूब, इसकी वैल्यू निकालो। मुझे इसकी वैल्यू याद है, मैं लिख दूं? चलो तुम लोग करो, फिर बताऊंगा मैं। जिन भी बच्चों का आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। फिर देखते हैं कौन बताएगा रे।
जानवी, राइट राइट, यू आर राइट। जानवी का आंसर सही है। मोनिका बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक किया कहीं आपने। 1.44 इंटू 10⁴ और यूनिट क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम्ब। वरदे 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 हे वीणा वादनी वरदे। हाँ, सिद्रा, राइट राइट बेटा, शाबाश। तमनप्रीत आया बेटा आंसर? यस सर। आ गया, ठीक है, शाबाश। हर्षदा, हर्षदा आज कंफ्यूज लग रही है, आज आंसर नहीं कर पा रही हर्षदा, है ना? सर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था पर आ गया आंसर। आ गया ना, चलो ठीक है। ओके, तो इसका आंसर बेटा फाइनली जब आप सोल्व करोगे तो 1.44 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम ये आएगा, ठीक है। तो अब आपको पता चला कि इक्वेटोरियल पॉइंट अगर होगा तो उसमें फॉर्मूला क्या लगाना है। और देखो अभी वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी आपकी 0.5 सेंटीमीटर एंड आर इज 50 सेंटीमीटर, तो ये कंपेरेबल वैल्यूज नहीं है। 0.5 इज फार लेस देन 50, है ना। तो वी हैव यूज द अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, उसमें वैल्यूज डाल ली तो आंसर आ गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन अगर आए पेपर में मान लो तो कैसे करना है भाई, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये वैल्यूज दूर दूर हैं, कंपेरेबल नहीं है, तो इस फॉर्मूला को डालना है, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, उससे आप ABCD में से कुछ टिक कर पाओगे, हो जाएगा आंसर, ठीक है। ओके, तो बेटा हमारा आंसर आया बिल्कुल सही, ठीक है। अब बात करेंगे डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिन बच्चों को नहीं हुआ है भी एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, फिर बात करेंगे डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सब बच्चे ऐसे हो रखे हैं सर, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से गर्मियों की छुट्टियां, और ऊपर से तो आप कोचिंग करा रहे हो, क्या चक्कर है ये? मतलब हम लोगों को जीने दोगे कि नहीं दोगे? सच बताना कितने बच्चे पूरे मन से आते हो? हाँ तमन्ता, सर मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था, आपको पिछली क्लास में भी बोला था सर, आपने अभी तक रिप्लाई नहीं कौन किया। सा क्वेश्चन? सर मैंने आपको भेजा हुआ है। बेटा कितने रोज है दिनों ना, से। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, कुछ बच्चे तो संडे को भी नहीं छोड़ते हैं। मैं संडे वालों को तो ऐसे देखता हूँ और इग्नोर कर देता हूँ। अभी करेंगे। कौन सा क्वेश्चन था, एक बार हाईलाइट कर देना बेटा, मैं वहीं पे रिप्लाई करूंगा आपको। क्या था क्वेश्चन? ओके सर। वहीं पे रिप्लाई सर कर वो देंगे। हाँ किया था मैंने, वो आंसर नहीं आया था। ठीक है, मैं वही व्हाट्सएप पे आज रिप्लाई करता हूँ बैठ के ना, आफ्टर द क्लास मैं सब बच्चों को रिप्लाई कर दूंगा, आपका नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। हम्म, एक बार मैसेज भी कर देना आप ना कि सर ये है, आप कर देना यस क्लास सर। के बाद, ठीक है। ओके जी, चलो। अच्छा एक क्वेश्चन, एक वो बताओ, जैसे मैं था स्कूल में, छोटा था, तो बढ़िया एकदम असेंबली के अंदर हमारी वो होती थी, जो अभी मैं गा रहा था, एक तो कौन सा था, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। एक वो था, वरदे 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 हे वीणा वादिनी वरदे। आपकी गायत्री मंत्र सब होते थे, आप लोगों के अभी क्या चलते हैं आजकल असेंबली में, क्या चल रहा है? सर इतनी शक्ति सर हमें वो दो। एक एक सर करके बताओ। सुबह से लेकर तेरा नाम प्रभु। अरे हैंड रेज कर लो, फिर एक एक करके पूछेंगे, 1 मिनट बिताते हैं, जो सोए हुए हैं उनकी आंख भी, नींद भी खुल जाएगी। हाँ मोनिका। सर हमारी प्रेयर ही नहीं होती बायो वालों की। अच्छा होती नहीं है। हर्षदा? सर हमारी पहली हुआ करती थी, अभी नहीं होती। पहले तो इतनी शक्ति वो हो रही थी, अभी नहीं होती। अच्छा अभी शक्ति कम हो गई है। राम सिंह? इतनी शक्ति देना सर। अच्छा यही यही चलता है आपका भी। तमनप्रीत? सर वो कभी कभी शब्द बोलते हैं और कभी कभी सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, ये वाला। काजल? सर सभी बोलते हैं वैसे, मतलब हर दिन अलग अलग होती है। हाँ तो बताओ ना, एक दो बताओ ना, एक दो उसमें से क्या क्या होता है। सर सुबह सवेरे और बहुत शक्ति और दया करदान। अक्षरा? सर
एक एक घंटे की असेंबली चलती है और हर दिन अलग अलग प्रेयर्स बोलते रहते हैं। 1 घंटे की असेंबली तो भाई पूरा दुख दर्द पीड़ा टाइप का हो जाता है ना, सर एकदम धूप न्यूज क्वेश्चन थॉट पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं। धूप में आज धूप में खड़ा कर देते बच्चों को, आज का सुविचार ये है, आज की ताजा खबरें ये है, आज यस इसका सर। बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना। और सब हर दिन वही मतलब कितना गाए कोई, कितना हैप्पी बर्थडे करे, है। अच्छा दीपिका, आवाज नहीं आ रही बेटा, आपका माइक शायद इशू है, माइक ऑन तो कर लिया, आपकी आवाज नहीं आ रही लेकिन। चलो और कौन बच गया, काजल से तो पूछ लिया, काजल आपने बता दिया। यस सर। अपूर्वा, और वो होता ना, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाए, अलग अलग होता है ऐसे, अलग अलग। मैंने तो नहीं सुना ये ना, भजन सुना, अब सुन लेंगे। राम का नाम लेके तर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। ठीक है, अब मैं सुनूंगा इसको। देखो जाग गए ना सब लोग, जागो सोने वालों, आ जाओ वापस। डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो बेटा गर्मी तो हो ही रही है, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, पढ़ सकते हैं लेकिन, है ना। तो चलो पढ़ते हैं। डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग डाल लो। बाहर से लगने वाला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें हम डायपोल को रख रहे हैं, तो डायपोल के साथ क्या होगा ये बताना है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, व्हेन वी से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या बोल सकते हैं, बताओ तमनप्रीत। सर वो मतलब इक्वल डिस्टेंस पे लाइन होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इक्विडिस्टेंट, है ना। डिस्टेंस गैप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इक्वल। जैसे मान लो मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें ड्रॉ करूं, मान लो ये लाइनें ऐसी हैं, इनका बीच का गैप लगभग बराबर है ना, बोल सकते हैं। तो दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर यही गैप अनइवन हो, मान लो शुरू में ज्यादा है, फिर एकदम से कम हो गया है, फिर से ज्यादा हो गया मान लो, तो ये गैप जो है वेरिएबल है। तो राइट साइड में जो ग्रीन कलर से ड्रॉ किया बेटा वो क्या है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और लेफ्ट वाला जहां पे गैप बराबर बराबर है वो क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल प्लेस अवर डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म को तो भूल जाते हैं, इसका तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं पार्ट, ठीक है। अब देखो ये किया, ये एक चार्ज रखा बेटा, मान लो माइनस क्यू या प्लस क्यू, कोई दिक्कत नहीं, और दूसरा चार्ज रख दिया। तो अब हमारा जो डायपोल है वो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका है ही, हमने निकाला ना पॉइंट पी पे, लेकिन कोई बाहर से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डायपोल को रख दिया है। अब डायपोल के साथ क्या होगा ये हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो क्या किया हमने, क्या किया अर्शदा, अर्शदा क्या पढ़ेंगे बेटा अभी, आई मोमेंट हो गया ना, आई मोमेंट मत करो यार। सुनो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम अपने डायपोल को रखेंगे, ठीक है। और डायपोल के साथ क्या घटना होगी उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा हो गया जैसे कि किसी बच्चे को पानी में फेंक दिया हो, कि पानी था, अब बच्चा पानी में गिरा तो उसके साथ क्या होगा, ऐसा स्टडी करना है। तो पहले क्या था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, फील्ड एक तरफ जा रहा है और उसके बीच में हमने डायपोल को फेंक दिया। अब देखो बेटा, डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आप मुझे ये बताओ नेट चार्ज ऑन डायपोल कितना होता है, टोटल चार्ज जीरो। जीरो। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, माइनस क्यू प्लस क्यू हुआ तो जीरो हो गया, ठीक है। तो नेट चार्ज ऑन डायपोल इज जीरो, ओके। और मुझे पता था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, यस बेटा। तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, ये भी मुझे पता था, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज क्यू रखा जाएगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, क्यू टाइम्स ई, है ना, ये फोर्स लगेगा। अब देखो एक पॉजिटिव चार्ज था तो उस पर लगा क्यू इंटू ई, और एक नेगेटिव था उस पर लगा माइनस क्यू इंटू ई।
तो दोनों फोर्सेस जुड़ के क्या हो गए, जीरो। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल रखा जाएगा तो आप देखो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगा किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, येलो कलर का वेक्टर दिखाई दे रहा है आपको, राइट। और नेगेटिव चार्ज पे लगा उल्टी तरफ फोर्स, तो टोटल फोर्स कितना हो गया, टोटल फोर्स ऑन डायपोल इज जीरो, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताओ क्या इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम है कि अलग अलग है, इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो जब फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होता है तो क्या आता है बेटा, कपल या फिर टॉर्क आता है ना, कपल आएगा या फिर आएगा टॉर्क। तो अब देखो एक का लाइन ऑफ एक्शन ऊपर है एक का नीचे, तो आपको नहीं लगता है क्लॉकवाइज रोटेट होंगे इस सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट, है ना। तो क्या होगा बेटा, क्या होने वाला है, जब ये इसका मैं अगर सेंटर ऑफ डायपोल लोकेट करूं तो सेंटर ऑफ डायपोल ये रहा मेरा, रेड कलर से मार्क किया। तो अब क्या होगा बेटा कि देखो पॉजिटिव क्यू पे लग रहा है ऊपर फोर्स और नेगेटिव पे इधर, तो क्या होने वाला है, ये अबाउट द सेंटर ऑफ डायपोल एक कपल जनरेट होगा जो इस डायपोल को क्या करेगा, घुमा देगा, राइट। और कब तक घुमाएगा, कब तक घुमाएगा बेटा, जब तक सर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, जब तक कि जो ये फोर्सेस है इनका लाइन ऑफ एक्शन सेपरेटेड रहेगा। जब इनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन में एक्ट करने लगेंगे तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हो जाएंगे, फिर नेट फोर्स और नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो ये कब तक घूमेगा बेटा, ये तब तक घूमेगा जब तक कि मेरा डायपोल कुछ ऐसा ना हो जाए, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज इसके जस्ट सामने। तो क्या होगा फिर ऐसा होगा बेटा कि प्लस क्यू पर फोर्स लग रहा है वो राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव आई कैप में, और माइनस क्यू पे लग रहा है वो माइनस आई कैप डायरेक्शन में। दोनों फोर्सेस बराबर इन मैग्नीट्यूड एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो नेट फोर्स जीरो। दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया जब हमारा डायपोल हॉरिजॉन्टल हो गया, डायपोल जो है वो हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गया तो क्या होगा, नेट टॉर्क भी जीरो और नेट फोर्स भी जीरो, यस। तो अगर ये किसी एंगल थीटा पे रहेगा डायपोल तो इस पे फोर्सेस जनरेट होंगे, और वो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। तो उसकी वजह से कपल जनरेट हुआ या एक टॉर्क जनरेट हुआ, और उस टॉर्क ने डायपोल को क्या किया, अलाइन कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको डायपोल को अलाइन कर दिया। जैसे ही अलाइन होगा तो हमारा डायपोल कुछ ऐसा दिखेगा, और देखो एक फोर्स राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, दोनों बराबर, दोनों इक्वल, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम, तो नेट टॉर्क भी जीरो और नेट फोर्स भी जीरो। अब नेट टॉर्क जीरो हो जाए और नेट फोर्स जीरो हो जाए तो ये हमने कंडीशन बताई थी ना बेटा आपको, क्या होता है उसका मतलब, क्या बोला था सर इसका मोशन बताओ याद करो। भूल गए सब लोग है ना, मजे कर रहे हो तुम लोग, पढ़ते नहीं हो। वो इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम, हाँ कौन, हर्षदा देखो सही बता रही है, इक्विलिब्रियम की बात हुई थी। टॉर्क जीरो होते हैं तो क्या होता है बेटा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यार तुम पढ़ते नहीं हो, सब लोग मामा फूफा सब अपना मजे कर रहे हो, कोई मामा घर है, कोई फूफा घर है, कोई बुआ के घर है, कोई अपने घर है। सही है भाई, सही है। और फोर्स इज जीरो तो ट्रांसलेशनल, ठीक है। तो अगर सब कुछ जीरो तो क्या बोलेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो हमारा डायपोल क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, फिर उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई टॉर्क नहीं लगेगा, मतलब नेट टॉर्क एंड नेट फोर्स विल बिकम जीरो, ठीक है बेटा। तो अब देखो वापस आ जाओ भाई, आप सबने बताया नेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज जीरो, और नेट फोर्स की बात करें तो एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो फोर्स तो जीरो था ही, बट ये फोर्सेस सेपरेटेड थे, इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक टॉर्क आया बेटा। और टॉर्क क्या होता है, आर एफ साइन थीटा, आर क्रॉस एफ को ही हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं ना यार। टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद एफ वेक्टर, ठीक है, इसी को आर एफ साइन थीटा बोलते हैं। तो ये हमारा टॉर्क आएगा, और इसी की वैल्यूज डालें तो देखो फोर्स क्या था बेटा, फोर्स इज क्यू इंटू ई, यस, और आर की वैल्यू रखोगे तो 2a साइन थीटा आ गया। फिर ये आपका वैल्यू कैलकुलेट करके जब आप इसको सब्सटीट्यूट करोगे और p को 2 इंटू 2a रखोगे तो हमारे जो फाइनली आएगा p क्रॉस e,
तो टॉर्क किसके बराबर है? डायपोल मोमेंट वेक्टर टाइम्स ई, ठीक है, डायपोल मोमेंट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद ई। यही टॉर्क किसके बराबर था? आर क्रॉस एफ के बराबर। बट हमें फोर्स नहीं पता ना, हमें तो केवल अगर हमें फोर्स कैसे पता चलेगा भैया? तो कूलम्स लॉ लगाओ या फिर हमें दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड पता हो। लेकिन अगर हमें वो नहीं पता, हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी पता है, जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो व्हाइट कलर से दिख रहा है, इसका सोर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है आपका, ठीक है। इस प्रेजेंट वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने डायपोल को ले जाके रखा। ये फील्ड डायपोल का नहीं है, ये किसी और चीज का फील्ड है, पर वहां प्रेजेंट है। जैसे मान लो कि मैग्नेट रखा है दूर बहुत, और उस मैग्नेटिक फील्ड में आप लोहे को लेके जा रहे हो, है ना, तो लोहे का मैग्नेटिक फील्ड थोड़े है, वो तो मैग्नेट का है। या एक बड़े मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें छोटू मैग्नेट को ले जा रहे हो, तो जो पहले से एग्जिस्टिंग फील्ड था वो किसका था? बड़े वाले मैग्नेट का था, उसमें छोटे मैग्नेट को लेके गए। तो ये बाहर से जो व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाइट कलर के एरोज, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फील्ड है। इसके बारे में बता दूंगा अभी थोड़ा सा कि कैसे बनता है। इस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फील्ड के अंदर आप डायपोल को उठा के ले गए बेटा, ठीक है। तो अब आपको इस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, ये दे दिया आपको। और डायपोल के बारे में बता दिया कि दीज आर द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। तो आप पी निकाल सकते हो डायपोल मोमेंट, क्यू इंटू 2a। तो अब देखो आपको पता चलेगा कि टॉर्क कितना लगेगा। समझ आया भाई? शुरू से समझो इस प्रॉब्लम को। इसकी हेडिंग पढ़ो, डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल को रख दिया बाहर से किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फोर्स कितना था बेटा? फोर्स था 0, केवल और केवल टॉर्क था कि टॉर्क लगेगा। वो टॉर्क कितना लगेगा उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। तो टॉर्क कितना लगेगा उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? हमें बाहर से लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और हमें डायपोल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। डायपोल की इंफॉर्मेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर, है ना। तो डायपोल मोमेंट निकाल लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बता दो, तो हमें पता चल जाएगा कि टॉर्क कितना लगेगा, ठीक है बेटा। तो अब इस फॉर्मूला को आप एक बार देखो बेटा, इस वाले फॉर्मूला को, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई को। और मुझे बताओ कि अगर डायपोल का मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़े, डायपोल मोमेंट की वैल्यू बढ़े, तो टॉर्क की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी, है ना। तो अगर स्ट्रॉन्ग डायपोल को रखा जाएगा तो उस पे टॉर्क ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगी। और अगर बाहर से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का था, तो उस पे टॉर्क ज्यादा लगेगा, है ना। इसको दूसरे तरीके से इमेजिन कराता हूं मैं आपको। कभी आपने मैग्नेट से खेला है, चुंबक से? यस सर। खेला है ना। इमेजिन करो चुंबक एक हाथ में एक पकड़ ली, दूसरे में दूसरी, तो इसको पुश करते हो तो थोड़ा नजदीक तक तो ले जाओगे, उसके बाद क्या जाती है वो? टच होती है? नहीं होती है। जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हो, चाहे लेफ्ट वाली मैग्नेट स्ट्रॉन्ग हो चाहे राइट वाली, जो भी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये वैसा ही है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो भी टॉर्क बढ़ेगा, और डायपोल का बढ़ेगा तो भी टॉर्क बढ़ेगा, है ना। वहां भी मैग्नेटिक फील्ड की बातें थी, या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है बेटा, है ना। ठीक है, ओके। और डायरेक्शन क्या होगा टॉर्क का? टॉर्क वेक्टर क्या होता है? आर क्रॉस एफ, राइट हैंड थंब रूल। आर की तरफ पॉइंट करो, एफ की तरफ घुमा दो, आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस सब बच्चे करो ऐसे, जिनको दिक्कत आती है राइट हैंड थंब रूल में। राइट हैंड को पकड़ो, थंब को ऊपर करो और ऐसे ये उंगलियों को पॉइंट करो आर वेक्टर की तरफ, और क्रॉस एफ। क्रॉस एफ का मतलब एफ की तरफ घुमाना है, आर क्रॉस एफ। तो जिधर अंगूठा जा रहा है उधर तुम्हारा डायरेक्शन है टॉर्क वेक्टर का, ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही बेटा? हाँ सर, थोड़ा। क्लैरिटी में दिक्कत है? नो सर। अरे तो बताओ ना भाई। नो सर। कोई नहीं, गर्मी में बैठ जाएंगे। अब सही आ रही है? यस सर। यस। अरे रुक जाओ यार, तुम लोग बताते हो नहीं। सर पहले क्या पढ़ाया? पहले भी सही थी। यस सर। अब कुछ फर्क पड़ा? यस सर। अब तो धीमी हो गई। जिन लोगों को दिक्कत धीमी हो गई ना, यस सर। अरे रुको तुम लोग, अब बढ़िया है। यस हाँ, यस सर। मैं
कूलर भी चला ही लेता हूँ भाई, मैं मर जाऊंगा, कल क्लास कौन लेगा। ठीक है, तुम तो कर दोगे हाँ सर आवाज नहीं आ रही, तो एक ही दिन आवाज थोड़ी निकालनी है, कल की क्लास भी तो लेनी है ना। तो अब सुनो, हाँ तो समझ आ गया। अब डायरेक्शन आपको पता चला, टॉर्क वेक्टर का क्या डायरेक्शन होता है, टॉर्क इज एन एक्सियल वेक्टर, एक्सिस मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग काम करता है, ठीक है बेटा। तो आर क्रॉस एफ, तो आपको राइट हैंड थंब रूल जिधर पॉइंटिंग होगा उधर होगा, ठीक है। ओके, अब देखो मैं आपको इसको एक बार डायरेक्शन का भी थोड़ा सा बता देता हूं बेटा। जैसे मान लो कि आपका आर वेक्टर जो पॉइंट कर रहा है वो पॉजिटिव आई कैप में पॉइंट कर रहा है, दिस इज आर वेक्टर, ठीक है। और फोर्स पॉइंट कर रहा है इधर एफ, तो दे हैव सम एंगल थीटा बिटवीन देम। अब मुझे ये बताओ कि जो टॉर्क वेक्टर है वो वर्टिकली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर रहेगा कि इनटू द प्लेन ऑफ पेपर रहेगा? into the plane of paper. Outward. आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। क्या करना है, फोन पे ऐसे करो, जिधर ही आर वेक्टर है उधर अपने हाथ को ऐसे अलाइन करके रखो और हाथ को अलाइन करो। रुको दिखा ही देते हैं तुम्हें। हाँ अबे मैं नहीं दिख रहा तुम्हें। No, sir. गड़बड़ हो गया सब। कुछ नया करने के चक्कर में कैमरा की परमिशंस डिनाई हो गए शायद। रुक जाओ भाई एक सेकंड। हाँ तो आर क्रॉस एफ, आर की तरफ अपने हाथ को पॉइंट करो और एफ की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो। तो अंगूठा किधर पॉइंट कर रहा है, आपके फोन की तरफ कि बाहर की तरफ? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक्सियल वेक्टर है ये, और किस तरफ पॉइंट करेगा यार, ये क्या होगा यार, शिट। रुको भाई, अभी मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ ना, ठीक है। Okay, sir. चलो कम से कम प्रकट तो हुआ मैं। अगेन नहीं बेटा, ये कुछ तो दिक्कत हो रही है, छोड़ो मैं वापस ही आ जाता हूँ। मैंने फ़ोन कनेक्ट किया था एक्चुअली ना, ताकि आपको दिखा सकूं मैं कि एक्चुअल में कर्लिंग कैसे हो रही है, ठीक है। तो ऐसे देख लो आप, देखो आपको आर वेक्टर दिख रहा है, मैंने आर की तरफ, जिन बच्चों को समझ नहीं आया, आर की तरफ उंगलियों को किया और एफ की तरफ कर्ल किया, तो मेरा अंगूठा बाहर की तरफ है, तो दैट मीन्स आउटवर्ड। और अगर इससे उल्टा होता तो क्या करता, एफ से आर से करता और एफ की तरफ उल्टा। दूसरा कैसे बनता, देखो सेकंड ड्रॉ करें तो हमारा आर वेक्टर ऊपर की तरफ आ रहा है, दिस इज आर वेक्टर, ठीक है, और एफ वेक्टर नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब आर क्रॉस एफ करूंगा तो अब देखो बेटा, आर इज येलो कलर का वेक्टर, तो येलो की तरफ पॉइंट किया और एफ की तरफ कर्ल कर रहा हूं, तो मेरा अंगूठा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। करके देखो, आर क्रॉस एफ है ना। तो इससे आपको क्या समझ आएगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वेक्टर है ना। तो टॉर्क जहां भी होगा और एक्सियल होगा, एक्सियल का मतलब बेटा कि मान लो अगर मेरा आर और एफ वेक्टर दे आर लाइंग इनटू एक्स वाई प्लेन, तो टॉर्क कहां पे लाई करेगा, टॉर्क विल लाई ऑन जेड एक्सिस, जेड एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तो इस केस में इट विल बी इन पॉइंटिंग इन द नेगेटिव जेड, तो ये हमारा टाउ वेक्टर होगा। देख लो,
आर क्रॉस एफ, और दूसरे केस में क्या लाई करेगा, इधर ये पॉजिटिव जेड पे लाई करेगा, ये होगा हमारा टाउ वेक्टर। ठीक है, तो ये आपको समझ आता है। तो व्हेन अ डायपोल इज प्रेजेंट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पर टॉर्क लगेगा और टॉर्क की वैल्यू होगी P क्रॉस E। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। तो P क्रॉस E क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन साइन थीटा। Sin हेलो क्लास। Yes, sir. हाँ, तो P क्रॉस E, तो P साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन आपको अभी समझा दिया। ओके जी, अब डायपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म में रहेगा तो क्या आएगा, बताओ। नॉन यूनिफॉर्म में हम ऐसा कोई इक्वेशन निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो इसको सिमुलेशन से समझाएंगे आपको, अभी छोड़ दो। अब इसका जो यूनिफॉर्म है तो उसका करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वाला ऐसे समझ नहीं आएगा, इसको सिमुलेशन या एनिमेशन भेज के समझाऊंगा मैं। ठीक है, रेडी फॉर अ चैलेंज। जो अभी हमने डायपोल पे टॉर्क लग रहा था उसके लिए आपको कैलकुलेशंस करने हैं। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन, स्टार्ट करो बेटा। बहुत आसान सवाल है, सब बच्चे आंसर करेंगे इसका। शाबाश तमनप्रीत। सब बच्चों का ना टारगेट होना चाहिए कि आई शुड बी द फर्स्ट वन टू सॉल्व दिस थिंग, है ना, सबसे पहले मैं करूंगा ये ना। शाबाश अपूर्वा, शाबाश जानवी, है ना, सब बच्चे करो भाई फटाफट। नीट में तो स्पीड का ही खेल है भाई, नीट में फटाफट फटाफट पढ़ना पड़ेगा। An electric dipole with dipole moment this is aligned at 30 degree with the direction of the uniform electric field of magnitude this. Calculate the magnitude of torque. तो अभी फॉर्मूला देखा ना, टाउ इज इक्वल टू TE sin P क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, E sin और इसी की वैल्यू होती है P E साइन sin थीटा। ठीक है बेटा, अब वैल्यू रख दो। P की वैल्यू क्या दे रखी है आपको डायपोल मोमेंट की, 4 इंटू 10 टू द पावर -9 SI यूनिट में है, कूलम मीटर में कोई टेंशन नहीं है। E की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर 4, ये भी SI यूनिट्स में है, न्यूटन पर कूलम में। ठीक है, अब साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, अब वैल्यूज देखो और मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं करना। 4 5 20, 20 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू साइन ऑफ 30 इज 1/2, तो इसको 2 कर दो, तो आपका आएगा 10 टू द पावर -4, और यूनिट क्या आएगा बेटा, न्यूटन मीटर। ठीक है ना, टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन फॉर द फोर्स एंड मीटर फॉर द आर क्रॉस एफ भी होता है ना, आर एफ साइन थीटा, तो न्यूटन मीटर, 10 टू द पावर -4 न्यूटन मीटर। हो गया, yes sir. Yes, Yes, sir. तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चित्र से भी देख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ होगा तो टॉर्क कितना होगा, इतना टॉर्क होगा, हमने निकाल लिया। ठीक सर है, हाँ जी, सर ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन भी आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते, आते हैं पेपर में, ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल आते हैं। आप निकाल पा रहे हो इसी क्वेश्चन को ऐसे
ये तो बिल्कुल, ये तो खैर मान लिया कि सीधा होगा, लेकिन जो हमने ऊपर क्वेश्चन किए थे वो आप क्लास में निकाल पा रहे हो क्योंकि आप उतने ध्यान से सुन रहे हो, लेकिन पेपर में क्या होगा, उतना दिमाग में कैपेसिटी नहीं होगी, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला कब याद रहेगा, तब आपने रिवाइज कर करके देख रखा है तो इंस्टेंटली याद रहेगा। तो जिसको फॉर्मूला याद है इक्वेटोरियल पॉइंट का फटाक से वैल्यू डालेगा, कराएगा, नहीं तो वो क्या सोचेगा, अरे यार पता नहीं क्या पूछा है, क्या क्वेश्चन दिया है। तो टफ और इजी लगने के लिए होता है ना, अगर किसी ने प्रैक्टिस कर रखी है, रट रखी है चीजें, तो उसके लिए इजी रहेगा, पेपर ज्यादा टफ नहीं आता है बेटा, है ना। तो ये है। अब ये फॉर्मूला आपको अभी पता है, अब ये एक एक वैल्यू पता है क्योंकि मैंने आपको बता दी, बट जब सोचो 2 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर से हमारी ज्ञान की गरीबी बढ़ने लगेगी और फिर हम भूल जाएंगे पी क्या होता है, फिर आए मोमेंट्स आएंगे और फिर कहेंगे अरे शिट ये क्या कर दिया मैंने, है ना। तो ये सब होगा। जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसमें आप इसमें अटक गए थे, ये तो बहुत आसान सवाल था, इसमें नहीं हो पा रहा था, है ना। तो थोड़ा थोड़ा जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आने लगेगा कि हाँ जी कैसे कैसे होगा, ठीक है। और बाकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डीपीपी शेयर कर दूंगा, अब की बार टेंशन मत लेना, डीपीपी बढ़िया मिलेगी आपको, सारी शेयर कर देता हूँ, बोलो तो अपने हिसाब से डाउनलोड करना और बढ़िया करना, यस ठीक है। सारी भेज देता हूँ, सारी भेज देता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। ओके सर। चलो चलो बेटा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ लिया, अब इसके बाद क्या पढ़ाऊं मैं आपको, और इसके बाद एक और था यार मैं लेके आया था आज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल। सर आपकी आवाज स्लो आ रही है। हाँ क्या बोल रहे हो? सर आपकी आवाज स्लो आ रही है। मेरी आवाज स्लो आ रही है, अब फिर से गड़बड़ हो गई क्या? नो सर, नो सर, इसके बाद इससे ज्यादा सेंसिटिविटी करी ना तो पड़ोसियों की आवाजें आने लगेंगी इस माइक के अंदर, मैं बता रहा हूं तुम्हें, समझो, ठीक है। चलो अब पढ़ाते हैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी, ठीक है। पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर, अब खत्म, ठीक है। फ्लक्स की बात करेंगे, फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो यार ध्यान दो, एक बार है ना 1 मिनट लेते हुए आपको एक बार रिकैप्चुलेट करा देता हूँ। आंखें बंद कर लो अपनी, सब लोग किताबें बंद कर दो और ध्यान लगाओ कि क्या क्या पढ़ाया है, ठीक है। मैं बताऊंगा और आप लोग ध्यान करना कि हाँ ये सब पढ़ लिया है हमने, ठीक है। आंखों को भी आराम मिल जाएगा स्क्रीन से दूर। तो बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा चार्ज क्या होता है, ठीक है। फिर चार्ज का रीजन क्या होता है कि व्हाई देयर इज सम चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर हमने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फिर हमने कंपैरिजन पढ़ा बिटवीन चार्ज एंड मास। तो चार्ज कब होगा, चार्ज होता है तो मास जरूर वहां पे होगा ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का उसके खुद का मास होता ही है, ये सब हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने कूलम्स लॉ का बेसिक इंट्रोडक्शन किया कि यार फोर्स से हमें पता चलता है, बट फोर्स क्या होगा, तो कूलम्स ने बोला कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। फिर हमने उससे फॉर्मूला लिखा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। k को ही लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चीज नहीं बताई, वो आप सबको वैसे भी पता है कि एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी होती है कि एक स्पेस में से कितना इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स ट्रांसमिट हो सकता है, उसी को परमिटिविटी बोलते हैं, जस्ट एक वैल्यू है। उसके बाद हमने डिस्कशन किया कि कूलम्स लॉ हो गया। उसके बाद फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस किया कि फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फिर टेस्ट चार्ज क्या होता है, सोर्स चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव नेचर का होगा, वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड होगा, और इतना स्मॉल मैग्नीट्यूड होता है इसीलिए उसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेते, हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये सब किया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली एमर्जेस आउटवर्ड्स फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज, है ना, सोर्स चार्ज। नेगेटिव चार्ज होगा तो इट विल टर्मिनेट रेडियली इनवर्ड्स इनटू द नेगेटिव चार्ज, ये पढ़ा, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंट्रोड्यूस किया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंसेप्ट था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है जो कि रियली एग्जिस्ट नहीं करता, जो अभी बताया आज। उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, प्रॉपर्टीज थी कि भैया जैसे फील्ड रेडियली आउटवर्ड एमर्ज करता है, तो अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल रेडियली एमर्ज आउटवर्ड्स फ्रॉम आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज एंड दे विल टर्मिनेट एट इंफिनिटी। उससे उल्टा कब होगा, जब नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल स्टार्ट फ्रॉम इंफिनिटी एंड देन दे विल टर्मिनेट रेडियली इनवर्ड्स इनटू द नेगेटिव चार्ज, ठीक। और अगर पूरे यूनिवर्स में 2 चार्ज हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करो जो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव में चली जाएंगी, ठीक है, ये होगा।
फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज में देखा कि टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक गिवन पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और दो डायरेक्शन पॉसिबल है नहीं क्योंकि हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, नेट की डायरेक्शन तो एक ही होगी। ठीक, तो ये हमें, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, तो दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, फिर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से क्या मिलता है हमें कि ज्यादा डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी तो हमारा बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हायर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर हो जाएंगी तो बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो गई है। सिमुलेशन को याद करो, जहां पे चार्ज को बीच में रखा था, व्हाइट कलर के एरो ब्राइटर थे और डेंसर थे, दूर दूर गए तो ब्राइटर डार्कर हो गए और रेयरर हो गए, है ना, कम कम हो गए। तो उससे क्या था कि दूर जब चार्ज से जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी डाइवर्ज करती हैं। उस पैटर्न को ध्यान करो कि पॉजिटिव चार्ज रखा है और उससे रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। तो आप देखो स्टार्टिंग में 8 फील्ड लाइन स्टार्ट हुई थी तो नजदीक नजदीक उनकी डेंसिटी ज्यादा थी, दूर दूर गए तो खुला खुला हो गई, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कम हो गई। उसके बाद सिमिलरली मैंने ये भी बताया था कि बेटा अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होने से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होता है। और अगर, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा इमर्ज कर रही हैं तो मतलब चार्ज भी ज्यादा होगा, है ना। तो अगर दो चार्जेस को कंपेयर करना है, एक से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, एक से 8, तो जाहिर सी बात है जिससे 8 निकल रही है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ये हमने देखा। ठीक है, फिर हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को आज इंट्रोड्यूस किया, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, है ना। तो ये सारी बातें हुई। फिर इलेक्ट्रिक डायपोल के को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर हम यूज करते हैं। डायपोल मोमेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या आया? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, यानी Q इनटू 2a। और अगर उसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कौन सा था? पी कैप डायरेक्शन। और पी कैप डायरेक्शन ही क्या था बेटा? स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग एट पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव से चलकर पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, ये क्या कहलाया? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर। ठीक है, फिर हमने क्या किया फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन से पॉइंट पे? एक एक्सियल पॉइंट्स पे, वो वाले पॉइंट्स जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के थ्रू जो पास कर रही है एक्सिस, उस पे वो पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो एक्सियल पे फॉर्मूला निकाला, उसका फॉर्मूला क्या आया था? 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके अगला किया इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल में क्या फॉर्मूला आया था हमारा? माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये हमारा फॉर्मूला आया। ठीक है, फिर हमने क्या किया? अब लास्ट में इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्सेस क्या है? बराबर आ गए दोनों चार्जेस पे, तो नेट फोर्स ऑन डायपोल बिकम्स 0। बट क्योंकि उन फोर्सेस का डायरेक्शन ऑफ एक्शन अलग अलग था तो एक नेट टॉर्क आएगा डायपोल पे। वो टॉर्क को हमने कैलकुलेट किया, आर क्रॉस एफ बोला, और उसी को हमने क्या बोला? उसी को बोला हमने पी क्रॉस ई, है ना। तो पी साइन थीटा या आर एफ साइन थीटा, ये सब हमने कर लिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे फ्लक्स की। ठीक है, अब खोल लो आंखें अपनी। सब रिवाइज हो गया? क्या पढ़ा अब तक? थोड़ा थोड़ा याद आ गया? अब पेपर में धुआं दिखेगा कि थोड़ा क्लैरिटी दिखेगी? क्लैरिटी दिखेगी, क्योंकि हमें पेपर में कुछ भी हो जाए वीरे पर गाल नहीं कटनी, एक गाना है ना। तो कुछ भी हो जाए वीरे, कुछ भी हो जाए वीरे पर धुआं नहीं दिखनी। ठीक है, पंजाब से कौन कौन है? पंजाब तो ऐसे बोलते ना, पंजाब तो पंजाब में मैं गया था अभी, तो मुझे पता चला कि पंजाब में 3 रीजन है। एक तो माजा, एक दोआबा, और एक तीसरा मैं भूल गया कौन सा है। मालवा। माजा, दोआबा एंड मालवा। मुझे पता चला कि देयर आर 3 डिफरेंट रीजन्स विद इन पंजाब, है ना। तब मैं गया था। तमनप्रीत, आप थे बेटा बूट कैंप में वहां पे? यस सर, आप भी आए थे? बूट कैंप, जब बच्चों का बूट कैंप हुआ तो मैं आया नहीं था? सर विंटर कैंप हुआ था अमृतसर जो उधर में। हुआ था अमृतसर में, कौन सा स्कूल था वो? यस सर, तो मैं था तो वहाँ पे मेरिटोरियस स्कूल में मैं आया तो था। आपने हमारी क्लासेस भी लगाई, इसलिए पता नहीं था। लास्ट वाले दिन मैंने आपको डाउट समझाए होंगे, शायद पेपर का डाउट समझाया होगा बिल्कुल 10 मिनट में आके। सर याद नहीं सर, वो फिजिक्स वाले सर ने कराया था हमें। आई नो, लेकिन फिजिक्स वाले सर चले गए थे ना बेटा, तो मैंने आपको फिर वो सर उन्होंने कराए थे, याद है। अच्छा, तो हो सकता है फिर, कोई बात नहीं,
वहां जिन्होंने पढ़ा था उनसे पूछो, मजा किया होगा। ऑफलाइन बहुत अच्छा पढ़ा देता हूँ। चलो ठीक है, अभी सुनो वापस आते हैं। हाँ जी, तो कुछ भी हो जाए धुआं नहीं देखनी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करते रहना है। अब वापस आओ, वी विल बी स्टार्टिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब तक हमने जो चार्जेस की बात करी दे वर डिस्क्रीट, एक था तो एक जगह रखा था, दूसरा था, तीसरा था तो बहुत सारे थे, तो भी अलग अलग पॉइंट्स पे सिचुएटेड थे। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि भैया सब चार्जेस अलग अलग रखे हुए हैं। ठीक है, कभी हमने ऐसी बात की कि एक प्लेट है उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं की, या एक वायर है उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं की, है ना। तो ऐसा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात क्या कब होगी बेटा, जैसे मान लो मैंने बोला आपको कि एक वायर है, ठीक है, इस पे 5 कूलम्स का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। 5 कूलम्स का चार्ज इस वायर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 5 कूलम्स का मतलब क्या हुआ, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू 5, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इस वायर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मतलब क्या बोलेंगे यार, इनफाइनाइट के आसपास है ना, बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है और वो इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हम पॉइंट पॉइंट वाले चार्जेस की या उनके फॉर्मूलाज की बात करेंगे तो क्या लगा पाएंगे, आपकी जिंदगी, आपके बच्चों की जिंदगी, आपके पोतों की जिंदगी, उनके बेटों की जिंदगी, सबकी निकल जाएगी, एक क्वेश्चन नहीं होगा अगर डिस्क्रीट फॉर्मूला लगाएंगे तो। क्योंकि 6 इंटू 10 टू द पावर कितना, 18, 6.25 10 टू द पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इक्वेशन को इतने बार लगाना पड़ेगा, लगा पाओगे? तो बताओगे। तो ऐसे केसेस में, विकट परिस्थितियों में हम बात करेंगे किसकी, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है बेटा, तो मैंने बोला कि यार इस वायर की लेंथ आपके पास कितनी थी, 5 मीटर्स थी, 5 मीटर लंबी कॉपर वायर है, उस पर 5 कूलम्ब का चार्ज है, तो 1 मीटर पे कितना कूलम्ब चार्ज होगा बेटा, 1 कूलम। 1 कूलम्ब चार्ज हर एक मीटर ऑफ लेंथ में। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने बोला ना आपको कि बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जब इसमें से 1 मीटर लेंथ काट लोगे तो 1 कूलम्ब चार्ज रहेगा उस पर। तो इस तरीके की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक लेंथ के अलोंग चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ध्यान से सुनो दूसरी चीज, मैंने बोला कि टोटल चार्ज मेरे पास 20 कूलम्स है और वो डिस्ट्रीब्यूटेड है एक रेक्टेंगल के ऊपर, रेक्टेंगुलर मेटेलिक प्लेट है, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है बेटा, और इसका एरिया जो है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेट इज 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 20 कूलम्स का चार्ज है और 4 मीटर स्क्वायर के एरिया पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना होगा बेटा, 5 कूलम्स पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी को हम बोलते हैं एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो एरिया के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो क्या बोला बेटा, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लेंथ के ऊपर था तो उसको क्या बोला था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके। और अगर मैं बोलूं कि बेटा 100 कूलम्स का चार्ज है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यूब के ऊपर या स्फीयर के ऊपर, चलो अभी क्यूब बोल देते हैं, ठीक है, स्फीयर भी बोल सकते थे, कोई 3D ज्योमेट्री है, तो 3D ज्योमेट्री में क्या बोलेंगे बेटा, मैंने बोला कि ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम है आपका कितना है, मैंने बोला 20 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है। ठीक है, 20 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस 3D ज्योमेट्री, जो इस केस में हमारा क्यूबॉइड या क्यूब है, और टोटल चार्ज इसके ऊपर है 100 कूलम्स का, तो पर मीटर क्यूब कितना चार्ज आएगा बेटा, 5 कूलम्स पर मीटर क्यूब। तो यहाँ डिनोमिनेटर में मीटर क्यूब आ गया, तो इस तरीके के इसका यूनिट क्या आएगा, कूलम्स पर मीटर क्यूब। तो इसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, की एक वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, ओके। और यहाँ पे यूनिट क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा कूलम्स पर मीटर स्क्वायर, तो इसको बोलेंगे एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इधर क्या आएगा यूनिट, कूलम्स पर मीटर, तो इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आता है बेटा? ऐसा किया क्यों? क्योंकि चार्जेस हमेशा ना, कभी ऐसा थोड़ी होगा कि एक पॉइंट पे होगा चार्ज, तो हमारा हम अगर रियल लाइफ में देखें तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी तो वायर्स से फ्लो करती है, ये कूलर चल रहा है, ये आपका लैपटॉप मेरा आपका फोन मेरा लैपटॉप, ये सब चीजें चल रही है, तो ये किसी
किसी एक पॉइंट पे थोड़ी है, इट इज द कंटिन्यूअस चार्ज एंड इट इज फ्लोइंग थ्रू वायर्स एंड इट इज सिचुएटेड इन सम इलेक्ट्रॉनिक, है ना। तो हर जगह या तो स्टोर्ड भी है तो भी कंटिन्यूअसली है, और फ्लो कर रहा है तो भी कंटिन्यूअसली। तो फिर बोलोगे सर इतना क्यों पढ़ा हमने कूलाम क्यों किया? क्योंकि हमें नेचर ऑफ चार्ज को समझना था, है ना। नेचर ऑफ चार्ज को हमें समझना था कि चार्ज कैसे बिहेव करते हैं, दे अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, डायपोल क्या होता है, ये क्या होता है ना, हम समझना था। अब देखो, अब हम प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि अगर वायर के अंदर चार्ज है तो उसको बोला लीनियर, एरिया के ऊपर है। जैसे कैपेसिटर्स किसी ने बच्चे ने स्टार्ट किया हो अगर स्कूल में, तो कैपेसिटर में क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम बात करते हैं, तो दे आर पैरेलल एरियाज, है ना। तो वहां पे एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक प्लेट होगी दूसरी प्लेट, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव, वो इनको नजदीक लाओगे कैपेसिटर बन गया। यस सर। ठीक है, यस वहां पे एरियल चार्ज की बात करते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, तो वॉल्यूमेट्रिक तो कहीं भी हो सकता है, किसी भी वॉल्यूम में ऐसे चार्ज रख दो तो वॉल्यूमेट्रिक आएगा। ठीक है, अब सुनो, जब मैं आपको कैपेसिटर पढ़ाऊंगा ना, तो आपको हर जगह कैपेसिटर दिखेगा, ऐसा कहोगे हो ऐसा क्या है जो कैपेसिटर नहीं है ना। तो कैपेसिटर ही कैपेसिटर है। द वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन आवर एनवायरनमेंट आर आल्सो कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स। ठीक है, जो वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड है ना, ये कूलर हवा दे रहा है, मॉइस्चर फेंक रहा है ना, तो जितनी सारी मॉइस्चर वाली ड्रॉपलेट सब एक कैपेसिटर का काम कर रही हैं, कैपेसिटर्स आर देयर। तो हम समझेंगे कि जहां भी थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा ना पोटेंशियल का या उसका, कैपेसिटर्स का काम करती है। ठीक है, ओके चलो, इतनी बात समझ आ गई। अब बात करते हैं फ्लक्स की। दूसरी चीज क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी देखो थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, इतना ही काफी है। इसके बाद पूरा नोट्स है, इसमें घबराना नहीं है, बस बरकरार रहना है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। रुक जाओ, जिनके मम्मी पापा बोल रहे हैं कि खाना खा लो और कितना पढ़ोगे, तो थोड़ा और पढ़ा देते हैं, फिर खाएंगे सब लोग, है ना। तमनप्रीत को लग रहा है थोड़ा घर वाले डिस्टर्ब कर रहे हैं कि और कितना पढ़ेगा रे, है ना। घर वाले बोल रहे होंगे और कितना पढ़ेगा रे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। सुन लो अभी थोड़ी देर और बेटा, है ना, 10-20 मिनट की बात है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स का मतलब समझो कि आप, अरे यार ये कहां से आ गया, देखो फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। ठीक है, फ्लक्स का मतलब क्या है, फ्लो। तो फ्लक्स में दो टर्म्स होती है, इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स। इनफ्लक्स का मतलब इनफ्लो, आउटफ्लक्स का मतलब आउटफ्लो, है ना। तो अगर देखो, एक टंकी ड्रॉ करा बेटा मैंने, ये टंकी है, ठीक है, इसमें एक बाहर पानी जाने का रास्ता है और एक इस पे नलका लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें कुछ पानी भरा हुआ है बेटा, ठीक है, तो जो बाहर जाएगा पानी उसको क्या बोलोगे, आउटफ्लक्स, आउटफ्लक्स या आउटफ्लो, है ना, आउटफ्लक्स या आउटफ्लो। और ये अंदर आ रहा है उसको क्या बोलोगे, इनफ्लक्स या इनफ्लो। ठीक है, तो किस, यहाँ पे हम बात कर रहे थे पानी की, कि पानी आया इनफ्लक्स, पानी बाहर गया आउटफ्लक्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर क्या होगा, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्स की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जाएंगी, कैसे जाएंगी, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो फ्लक्स से क्या, फ्लक्स का मतलब क्या है बेटा, फ्लक्स शब्द को अगर हम लिखें तो इट इज नथिंग बट फ्लो। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से एक एनिमेशन देखना। ठीक है, मैं YouTube पे आपको एनिमेशन दिखाता हूं और इसको ध्यान से देखना है। देखो YouTube बोर आ गया है यार, क्या लिखना था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस एनिमेशन को आप लोग ध्यान से देखना, मैं बीच बीच में आपको समझाता रहूंगा, उन पॉइंट पे जरूर एम्फेसाइज करना, फिर समझ आएगा। ठीक है, देखो बेटा, ये व्हाइट कलर का जो एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया है जिसके थ्रू हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो एक चीज पहले, एक चीज बता देता हूं, देखो मैं भूल गया एक चीज आपको बताना, कि जब हम एरिया की बात करते हैं, आप मुझे बताओ एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, बताओ बताओ। स्केलर है या वेक्टर है बताओ। स्केलर, हमने अब तक पढ़ा है कि स्केलर एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि मैं अगर शीशा ले लूं, एक मैंने शीशा ले लिया मिरर,
ये एक एरिया है, इसका स्क्रीन का जो एरिया है, क्या इसके डायरेक्शन चेंज करने से इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है? अरे हो रही है यार, तुम्हें ग्लेयर दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा है, कभी इसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है ना। तो क्या एरिया के क्या एरिया के डायरेक्शन से कुछ फर्क पड़ता है? ये क्या था? ये क्या एरिया के डायरेक्शन से कुछ फर्क पड़ता है? पड़ता है, ठीक है ना? मानो पड़ता है, ठीक है। तो एरिया को हमें कभी कभी वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे ट्रीट करना पड़ता है। क्या था पूर्वा? नहीं था सर, ये तमन अच्छा, ठीक है। तो हाँ, तो एरिया का जो डायरेक्शन होता है कभी कभी वो भी ध्यान में रखना पड़ता है कि एरिया के डायरेक्शन पे हमारी किस तरीके से प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, ठीक है। तो इन दोज केसेस हम एरिया का डायरेक्शन क्या लेंगे, ठीक है बेटा। जैसे मान लो मेरे पास ये पेन टैब है, ठीक है, ये एक फ्लैट एरिया है, तो एरिया दिख तो रहा है, बट इसका डायरेक्शन, अगर एरिया को वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करना हो तो इसका डायरेक्शन क्या लेंगे? द डायरेक्शन विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एरिया, ठीक है। तो ये सरफेस ऑफ द एरिया है, इसके आउटवर्ड। तो अब मैं क्या करूंगा, जब मैं इस एरिया को टिल्ट करूंगा तो मेरा जो ये जो एंगल है, क्या बोलते हैं, ये व्हाइट कलर की पेंसिल है ना, ये इसका डायरेक्शन को डिफाइन करेगी कि एरिया किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, ठीक है। तो एरिया का अगर डायरेक्शन बोलना है तो अब मुझे बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया? इट इज हॉरिजॉन्टली इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टली राइट डायरेक्शन में। तो मैं बोल दूं कि एरिया वेक्टर इज पॉइंटिंग इन आई कैप डायरेक्शन। क्यों? यस, क्यों? क्योंकि ये इसका जो परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ मैंने किया, दिस इज पॉइंटिंग इन द आई कैप डायरेक्शन, ठीक है। और अगर अब ऐसे ओरिएंटेशन कर लिया तो अब एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है? जे कैप डायरेक्शन में, यानी कि है ना, वाई, पॉजिटिव वाई में। देखो अब जब ये एरिया तो आपको दिख रहा है कि परपेंडिकुलर, एरिया जो एक्चुअल एरिया है दैट इज परपेंडिकुलर टू आई एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस इसके थ्रू पास कर जा रही है। बट एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन, है ना। तो ये बात आप याद रखना कि जब भी हम एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो जो वेक्टर होगा एरिया वेक्टर, वो हमेशा एक्चुअल एरिया के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये बात लिख लो चाहे हिंदी में अगर भूलने वाले हो तो। कभी कभी एरिया को वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं, और जब वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करेंगे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक्चुअल एरिया के परपेंडिकुलर ली जाएगी, है ना। अभी बताएंगे मोनिका, अभी आपको ना एक वो एनिमेशन दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ आएगा बेसिक चीजें। हाँ दीपिका। सर आपने क्या बोला, कभी कभी एरिया को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं? हाँ, अज्यूम करते हैं ना, वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, और जब भी वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर हमेशा एक्चुअल एरिया के परपेंडिकुलर होगा। यस सर। ठीक है, अब देखो इसको समझाऊंगा मैं आपको। अब वापिस आ जाते हैं इसमें। अब आप लोग मुझे बताओ बेटा कि इस डायग्राम में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? आई कैप, लगभग आई कैप, लगभग आई कैप है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? आई कैप। अगर मैं बात करूं कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो एरिया वेक्टर मान लो इस एरिया से परपेंडिकुलर लिया जाए, ठीक है, एक्चुअल एरिया से परपेंडिकुलर लिया जाए, तो ये आपका आ गया इस डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर था बेटा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल कितना आएगा? ये वाला एंगल आएगा थीटा, ठीक है। अब देखो एक्चुअल एरिया जो है आपका, एक्चुअल एरिया तो परपेंडिकुलर है, बट हमें जो डायरेक्शन लेना है वी हैव टू टेक द डायरेक्शन वो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। समझ गए? यस सर। अब मुझे बताओ कि फॉर अ गिवन एरिया, अगर ये एरिया है, इसका मैंने आपको एक सर्टेन वैल्यू दे दिया कि बेटा ये तो वैल्यू फिक्स रहेगी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कब पास करेंगी? जब ये एंगल 0 रहेगा कि 90 रहेगा एरिया में से? 0। जब इस एरिया की बात करूं मैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग दिस गिवन एरिया मैक्सिमम कब रहेगा? जब ये एंगल थीटा 0 रहेगा कि 90 रहेगा?
जीरो। जीरो रहेगा। जो बच्चे 90 बोल रहे हो थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, अगर ये 90 रहेगा तो एरिया आपका ऐसे अलाइंड हो जाएगा यस सर। और ये एरिया वेक्टर जो है वो ऊपर पॉइंटिंग हो जाएगा, तो फिर ओरिजेंटल के साथ ये एरिया वेक्टर 90 डिग्री बनाएगा। अब देखो, अब फिर ये ऐसे ओरिजेंटल हो जाएगा तो कितनी लाइनें पास करेंगी, मुश्किल से एक या दो। यस सर। यस, लेकिन जब ये 0 डिग्री हो जाएगा तो परफेक्टली परपेंडिकुलरली अलाइन होगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस विल क्रॉस दिस गिवन एरिया। समझ आया? यस यस सर। अब इस एनिमेशन को देखो, वापस जाते हैं, अब आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया लग गया है। लेट्स सी दिस। अब फ्लक्स किसको बोला बेटा? फ्लक्स बोला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। किसी गिवन एरिया से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी पास करेंगे उसी को बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे पानी बाहर जा रहा था, आउटफ्लक्स बोल रहे थे ना, कि एक गिवन ओरिफाइस से, एक गिवन ओपनिंग से जितना पानी बाहर जाएगा उसको बोलेंगे आउटफ्लक्स ऑफ वाटर। सिमिलरली एक गिवन एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, पास थ्रू करेंगे, उसी को बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और उसी को बोलेंगे क्या? फ्लक्स। ठीक है? यस सर। अब देखो, ये फ्लक्स हो गया। अब फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम कब होगी, इसको आगे चलने देते हैं, एनिमेशन को धीरे धीरे बताएंगे आपको। ये पानी वाला एग्जांपल इसने ले रखा है कि डीएस वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान दो। अब देखो धीरे धीरे ना इस एरिया का एंगल बढ़ाया जाएगा, थीटा 0 से बढ़ाकर ज्यादा किया जाएगा, है ना? जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो आप देखना क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया। अब देखो थीटा बढ़ा दिया तो कम हो गई, 3 लाइनें बची, जो ग्रीन कलर की लाइनें केवल वही पास कर रही हैं, येलो कलर वाली पास नहीं कर रही गिवन एरिया से। देखो वापस ले जाते हैं, जब ये एंगल कम था, थीटा वाज लेस, तो अब देखो सारी 9 की 9 लाइनें, यहाँ पे 9 फील्ड लाइन से सभी की सभी इस एरिया के थ्रू पास कर रही हैं। लेकिन जैसे ही एंगल बढ़ेगा तो देखना क्या होगा, कुछ लाइनें ऊपर से चलेगी, कुछ नीचे से, यानी एंगल बढ़ने पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया डिक्रीजेस। तो इसका मतलब फ्लक्स डिक्रीजेस एज द एंगल इंक्रीजेस। जब एंगल 0 रहेगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो जब 0 रहेगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग विल बी मैक्सिमम, और जब ये एंगल 90 हो जाएगा तो इट विल बिकम 0 एक्चुअली, क्योंकि एरिया का थर्ड डायमेंशन होता नहीं है। तो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था ना, सिर्फ थिकनेस ड्रॉ कर दी थी, वो थर्ड डायमेंशन एरिया की तो होती नहीं है, एरिया इज ए 2D फिगर। तो थर्ड डायमेंशन 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग विल बी 0। ठीक है? अब देखो, धीरे धीरे वापस लेके आएगा। जो सोए हो ना सो ही जाओ, अभी 9:30 हुए हैं। देखो और एंगल बढ़ा दिया बेटा तो और कम हो गया, है ना? यस जैसे सर। जैसे एंगल बढ़ाया तो अरे ये क्या हो गया, ब्लिंकिट। कोई बच्चा मेरे में ऐड आ रहे थे, कोई बच्चा बोलता है सर वो ले लो, यूट्यूब प्रीमियम ले लो। हाँ, मैं क्यों ले लूं भाई, कभी कभी मुझे केवल ऐड अच्छे लगते हैं। जैसे सर्फ एक्सेल की ऐड नहीं आती, दाग अच्छे हैं तो मुझे अच्छा लगता है ऐड देखना, कभी कभी बहुत क्रिएटिव ऐड होती है भाई। इस बार कांग्रेस की जो ऐड थी, आहा क्या बेहतरीन, क्या बोलता था, हाथ ही बदलेगा हालात, है ना? बहुत इमोशनल। वो देखी सुनीता वाली ऐड देखी थी? सुनीता तुझे सेंटर वाले ने सिलाई मशीन दे दी क्या, फिर लास्ट में बोलती है सिलाई मशीन वाली। हाँ, कांग्रेस हमें 1 लाख रुपए देने लगी। 1 लाख वाह, रुपए। क्या इंटेंसिटी थी, ऐसा लग रहा था कि वाह सब बदल ही जाएगा। तो यही है भाई। अब देखो इतना मजा कुछ और दे पाता जितना मजा ये एड्स ने दिया है। ये है मोदी की गारंटी। वाह। यस सर। तो समझ आया अब तुम्हें ना कि क्या है फ्लक्स का खेल।
फ्लक्स इज आउटफ्लक्स, इनफ्लक्स, और जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एक गिवन एरिया से पास करेंगे तो दैट इज द Yes, sir. फ्लक्स, है ना। अब चलो वापस आ जाते हैं, ये आपको समझ आ गया कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे ये होगा। चलो लेके आते हैं वापस जो लिख रखा है। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में 3 डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली आपको बता चुका हूं। अब देखो वापस आते हैं, देखो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब मुझे बताओ नंबर 1 से ज्यादा पास कर रही है लाइनें कि 2 से? 2 से कौन से केस में फ्लक्स ज्यादा होगा, 1 में कि 2 में? सेकंड 2 में में. तो देख लो फ्लक्स थ्रू 2, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा फाई से, तो 5 फाई थ्रू 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फाई 1। तो क्योंकि फाई 1 से केवल एक लाइन जा रही थी और 2 से 2 जा रही है, तो 2 गुना हो गया फ्लक्स। Yes, sir. सिंपल है, ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। भाई एरिया का मैग्नीट्यूड बढ़ा दो तो लाइनें बढ़ जाएंगी, तो एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स Yes, sir. बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीजेस कि डिक्रीजेस? इंक्रीजेस। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज कर जाएंगे। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ा दोगे तो एक गिवन एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग क्या होगी, बढ़ेंगी कि घटेंगी? बढ़ जाएंगी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया बढ़ जाएंगी, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, एरिया ऑफ सरफेस, सरफेस का एरिया बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, है ना। एरिया बढ़ा दिया तो आपने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने थ्रू से पास करा लिया, है ना। तो दैट इज एरिया ऑफ सरफेस से। एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? करता है। अभी दिखाया था एनिमेशन। जिन बुद्धू रामों को ये लग रहा है कि हाँ क्या बोल रहे हो सर, तो वो वापिस आओ और उस इमेजिनेशन को दोबारा दोहराओ अपने दिमाग में कि एरिया वेक्टर जब अपना एंगल बढ़ा रहा था, व्हेन द थीटा वाज इंक्रीजिंग, है ना। थीटा क्या था बेटा कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जब एंगल बढ़ रहा था तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स घटता जा रहा था। और जब ये एंगल 0 था, किसके बीच में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल, यानी कि एक्चुअल एरिया वाज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअल एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर था। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, मैक्सिमम था, ठीक है। तो एंगल पे भी डिपेंड करता है। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए जो इजाद हुआ फॉर्मूला वो हुआ कि फ्लक्स इज इक्वल टू ES cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करेगा, एस पे भी डिपेंड करेगा, और कोस थीटा ही ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू 0 रहे तो मैक्सिमम आता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जब एंगल 0 था तो फ्लक्स मैक्सिमम था, और जब एंगल 90 हुआ तो फ्लक्स 0 हो गया। तो कोस थीटा ऐसा एंगल है कि कोस 0 इज 1 एंड कोस 90 इज 0। तो दिस इज ES कोस थीटा। तो हम इसको बोलते हैं E डॉट S। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, S इज द एरिया वेक्टर, ठीक है। प्रोडक्ट कर दो। क्या बेटा मोनिका? सर अगर कोस 180 होगा तब कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब कोस अगर 180 हो जाएगा तो भी वैल्यू वही आएगी ना, मैग्नीट्यूड तो सेम आ जाएगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। यस सर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई टेंशन नहीं लेने का। मतलब ऐसा हो गया कि एरिया उल्ट पलट गया तो वो सेम ही आएगा। अच्छा, अब देखो ये हो गया हमारा गिवन एरिया, ठीक है। फिर इसी को अगर हम फ्लक्स की बात करें तो E डॉट DS ले लेते हैं बेटा। E डॉट DS फॉर्मूला, अगर मान लो हमारा रेक्टेंगुलर शेप नहीं, हमारा कोई रैंडम आर्बिट्ररी शेप है और उसके थ्रू छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स लेंगे, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो यही कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट DS। डॉट प्रोडक्ट है E का और S का, तो एरिया के छोटे छोटे एलिमेंट लिए तो DS लिख दिया और दोनों डॉट प्रोडक्ट करके इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है बेटा। तो ये हमारा है DS। ऐसा यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का मीटर। ठीक है। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर आ गया ना, तो मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो वो ऊपर आ जाएगा, और अगर नीचे रखोगे तो नीचे M-2 रहेगा। तो कर लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। यस सर।
अब बात करते हैं कि क्लोज्ड एरिया वेक्टर फॉर क्लोज्ड सरफेसेस। तो क्लोज्ड सरफेसेस में हम क्या करते हैं बेटा, हमने देखा कि फ्लक्स हमारा ई डॉट डी एस है, लेकिन क्लोज सरफेस अगर दिया हो, जैसे स्फीयर दिया हो, तो स्फीयर का एरिया आप निकाल सकते हो, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो अब देखो Yes, sir. मैं क्या करूंगा, एक एग्जांपल से करते हैं इसको, यहां से ऐसे नहीं समझ के हम करते हैं कि अगर एक चार्ज है, ठीक है, अगर कोई चार्ज है यहाँ पे क्यू चार्ज था, उसको हमने स्फीयर के अंदर बंद कर दिया, हमने स्फीयर के अंदर बंद कर दिया। अब जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस चार्ज से निकलेंगी वो सारी स्फीयर के थ्रू पास करेंगी, करेंगी, Yes, कहीं sir. एस्केप कर नहीं सकती, क्योंकि स्फीयर क्या है, स्फीयर पूरा 3D शेप है ना। दीपिका म्यूट करो बेटा। हाँ, नहीं तो एकदम हाले हाले टाइप का हो रहा है। मैं और चेस्ट्रा बैंड पार्टी का आदमी नहीं हूँ, आई एम ए टीचर, ठीक है। अब सुनो, तो तो चार्ज को आपने एनक्लोज कर दिया किसमें, एक स्फीयर के अंदर, ठीक है। तो स्फीयर के अंदर जितनी भी फील्ड लाइन निकलेंगी, अब स्फीयर ने तो चारों तरफ से घेर लिया उसको, तो जितनी भी निकलेगी स्फीयर से ही निकलेंगी, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट ds, और ds का इंटीग्रेशन कर दोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर इज द एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज से मिल जाएगी, एफ बाई क्यू से। एफ बाई क्यू से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया और एरिया से वो मिल गया 4 पाई आर स्क्वायर भाई। तो आपने मल्टीप्लाई करके यू कैन फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। या फिर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला आता है जिसको हम गॉस लॉ से भी रिलेट करते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब आप ये काट पीट करके आते हो तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो अब इन सब चीजों को हम बाद में देखेंगे, कल कराएंगे, नहीं तो आपका ना कंसेप्ट का जो बिल्डिंग है वो खत्म हो जाएगा। अभी खाली वहां तक रखो कि एरिया क्या होता है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डाइपोल का याद रखो जो आपको कराया, ठीक है। बाकी मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, राइट बेटा। और ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला एस्टेब्लिश करेंगे और इसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। गॉस लॉ भी पढ़ा देंगे अगली क्लास में, गॉस लॉ कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब जिनको डाउट है वो रुक जाइए, बाकी सब लोग जिनको खाना है, पीना है, घर वालों से बातें करनी है, जो करना है करो, ठीक है।